आज फिजिकल एजुकेशन बॉल में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज हम बात करेंगे पोल बॉल की बांस कूद की। किस तरह से, क्या इसके ग्राउंड मेजरमेंट है, क्या टेक्निक्स हैं, कितने खिलाड़ी हैं, क्या होता है और कैसे इसको किया जाता है, पोल कैसा होता है, इस सारी चीज़ों को लेकर हम लोग अभी बात करने वाले हैं। इस एथलेटिक्स इवेंट से LT ग्रेड, TGT और DSS भी, इसके अलावा CBSE में जो बच्चे पढ़ाई करते हैं, बहुत सारे लोगों के लिए लाभ देने वाला है ये वीडियो। तो आइए अब हम बात करते हैं पोल वॉल्ट की। आप इसको ध्यानपूर्वक देखिए। अगर कहीं पर भी आपको कोई कमी लगती है तो प्लीज़ सजेशन भी दीजिए, और अगर आपको कोई परेशानी है, आपको समझ नहीं आया तो कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। आइए अब हम देखते हैं। जैसा कि अभी हम पोल बॉल की बात कर रहे थे, तो ये पोल बॉल बांस कूद, पोल बॉल और बांस कूद का मतलब है कि बांस की मदद से हमको लैंडिंग एरिया में कूदना होता है, ठीक है ना। ये मैदान है इसका, मैंने आपको मैदान अभी बताऊंगा। और ये डायमेंशन है, जैसा कि मैंने भी आपको बताया, पूरा मैदान आपने देखा है, दिखाया है मैंने। अब इसकी डायमेंशंस क्या क्या होती हैं उस पर हम बात करते हैं। रनवे 40 मीटर टू 45 मीटर का रनवे होता है। लैंडिंग एरिया जिसमें खिलाड़ी कूदता है, ये जनरल इवेंट के लिए 5x5 मीटर होता है। जनरल जैसे हम लोग नॉर्मल जो चैंपियनशिप कराते हैं उसमें। लेकिन अगर इंटरनेशनल की बात करें तो ये होता है 6 मीटर इंटू 6 मीटर, मतलब 6 मीटर इसकी लंबाई होगी और 6 मीटर इसकी चौड़ाई होगी। लैंडिंग एरिया की ऊंचाई होती है 80 सेंटीमीटर। लैंडिंग एरिया की ऊंचाई कि वो कितना ऊंचा होगा, तो वो जमीन से 80 सेंटीमीटर ऊंचा होगा। ये जो अपराइट लगे होते हैं, ये जो अपराइट है, ये 2 मीटर दूर लगे होते हैं। ये जो अपराइट है ना, ये अपराइट लगे होते हैं, ये 2 मीटर दूर लगे होते हैं। सामने का अपराइट 2 मीटर दूर होता है, इधर से भी और इधर से भी, दोनों तरफ से, यहां से भी 2 मीटर दूर होगा। लैंडिंग एरिया व बाल्टिंग बॉक्स के बीच की दूरी, ये लैंडिंग एरिया और बाल्टिंग बॉक्स, इसके बीच की दूरी जो है, लैंडिंग एरिया बाल्टिंग बॉक्स के बीच की दूरी 0.1 to 0.15 मीटर होती है। जीरो लाइन की मोटाई होगी वो 1 सेंटीमीटर होगी। जीरो लाइन कितनी मोटी होगी? 1 सेंटीमीटर होगी। वो होती है जिसपे अपराइट स्टैंड होते हैं। पैच के बीच की दूरी 4.28 मीटर टू 4.28 मीटर टू 4.37 मीटर। ये पेक्स क्या करते हैं, इनका वर्क है कि अपराइट को सपोर्ट करना। ध्यान रखिएगा, कभी कभी LT ग्रेड TGT में क्वेश्चन आते हैं कि अपराइट का मतलब क्या है। जो पोल है उनको पैक्स का मतलब क्या है कि ये पोल्स को सपोर्ट करते हैं, उसको जमाते हैं, उसको रोके रखते हैं, ठीक है। सपोर्टिंग मेंबर की लंबाई 55 सेंटीमीटर अधिकतम, इससे ज्यादा नहीं हो सकती। सपोर्टिंग मेंबर जो उसको सपोर्ट करता है उसकी लंबाई भी 55 मीटर से ज्यादा नहीं हो सकती, जो पोल को सपोर्ट करते हैं। पेट का व्यास 13 mm, मतलब 13 मिलीमीटर अधिकतम। पेट का जो व्यास है वो अधिकतम कितना होगा? 13 मिलीमीटर होगा। अगर हम रेडियस की बात करें, इसकी त्रिज्या की बात करें तो 6.5 सेंटीमीटर से मिलीमीटर से ज्यादा नहीं हो सकती, कम हो सकती है लेकिन ज्यादा नहीं हो सकती। पेट बैकिंग पीछे का हिस्सा है, उसकी लंबाई कितनी होती है? 35 mm टू 45 mm। क्रॉस बार की लंबाई 4.50 mm। जो क्रॉस बार होगा वो 4.50 मीटर उसकी लंबाई होगी, और ±5 mm। कितना ऊपर नीचे वो और हो सकता है। क्रॉस बार की लंबाई, क्रॉस बार इंडिंग की लंबाई 0.15 मीटर टू 20 मीटर। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 15 सेंटीमीटर टू 20 सेंटीमीटर। क्लियर? समझ गया ना मेरी बात? ऐसे भी आप इसको लिख सकते हैं। क्रॉस बार इंडिंग की लंबाई 0.15 मीटर टू 0.20 मीटर, ठीक। क्रॉस बार इंडिंग की लंबाई ये हो गई। क्रॉस बार इंडिंग का व्यास 30 mm। क्रॉस बार इंडिंग जो होती है उसका व्यास कितना होता है? 30 mm होता है, 30 मिलीमीटर। क्लियर? ठीक। क्रॉस बार इंडिंग का व्यास 30 mm, 30 मिलीमीटर या फिर 3 सेंटीमीटर। ओके।
क्रॉसबार एंडिंग की मोटाई 30 mm टू 35 मिलीमीटर, मतलब 30 mm से 35 mm तक होती है। क्रॉसबार का वजन 2.25 2 किलोग्राम 250 ग्राम। जो क्रॉसबार बना होता है, ये जो बना होगा उसकी, ये वाला पूरा क्रॉसबार है, जो बना होगा उसकी लंबाई कितनी होगी, उसका वजन कितना होगा 2.25 किलोग्राम, ठीक है, मतलब 2 किलोग्राम 250 ग्राम। बाल्टिंग बॉक्स की लंबाई, जो बाल्टिंग बॉक्स बना हुआ है, ये बाल्टिंग बॉक्स की लंबाई 1 मीटर। बाल्टिंग बॉक्स की चौड़ाई कितनी होती है, 60 मीटर होती है, ठीक है ना। कुछ बार हैं जो बाल्टिंग और ये क्रॉसबार, मैंने इंग्लिश को हिंदी में लिख दिया है, तो आप इसको समझें, आप इसको समझने की कोशिश करें, ठीक है। बाल्टिंग बॉक्स की लंबाई 1 मीटर, बाल्टिंग बॉक्स की चौड़ाई 60 सेंटीमीटर होती है। बाल्टिंग बॉक्स का कोण, जो बाल्टिंग बॉक्स का कोण होगा वो 105 डिग्री होगा। ये 1 डिग्री कम और ज्यादा किया जा सकता है, क्लियर। बाल्टिंग बॉक्स की चौड़ाई 60 सेंटीमीटर, कोण ये हो गया। अब कोण के अलावा बाल्टिंग बॉक्स एंडिंग की चौड़ाई 408 mm, मतलब 408 mm का है 40.8 सेंटीमीटर, ये 2.24 सेंटीमीटर, 22 सेंटीमीटर। बाल्टिंग बॉक्स एंडिंग की चौड़ाई, बाल्टिंग बॉक्स एंडिंग की चौड़ाई ये हो गई। निचला, जो निचला बाल्टिंग बॉक्स होता है उसकी चौड़ाई 150 mm, या इसको इसको कहते हैं 15 या 50 सेंटीमीटर, ओके। बाल्टिंग बॉक्स एंडिंग की लंबाई क्या होगा, इतने मीटर होगी। तो आपने पूरी डायमेंशन देखी, आप इनको लिख लीजिए। आपके टीजीटी, एलटी ग्रेड, पीजीटी, इसके अलावा डीएसएसबी, बहुत सारे कंपटीशंस में इनका बहुत ज्यादा महत्व है। और आप जब आगे की पढ़ाई में फिजिकल एजुकेशन से पढ़ेंगे तो ये पूरा आपको जानना पड़ेगा। अगर आप कंपटीशन भी कराते हैं, अगर आप फिजिकल टीचर हैं, कंपटीशन कराते हैं, तो ये अगर आपको पता होगी तो आप जो पोल वॉल्ट का जो मैदान है वो आप बहुत आसानी से बना सकते हैं, ठीक है ना। इसके बाद अब मैं आगे, अभी ये आप देख लीजिए अच्छी तरह से, पूरा मैदान है सारा आपको मैंने बता दिया है। अब मैं इसके बाद आपको इसकी टेक्निक और इसके नियम क्या है, रूल्स क्या है, इसके इंडिया में खिलाड़ी कौन कौन से हैं, उसकी बात करूंगा। तब तक आप इसको नोट करिए। अगर आपको कोई परेशानी है, आप कोई डाउट है, तो प्लीज आप कमेंट करिए, ओके। धन्यवाद। जैसे कि हम लोग बात कर रहे थे अभी आपने ग्राउंड उसकी डायरेक्शंस देखी। अब उसके पास कूद के नियम क्या क्या होते हैं, हम लोग उस पर बात करेंगे। पोल वॉल्ट के लिए कोई मानक नहीं है। आप कैसा भी अपनी हाइट के अकॉर्डिंग पोल ले सकते हैं, आप पोल पर टेप भी लगा सकते हैं। इसमें पोल के लिए कोई स्पेशल मानक नहीं है कि क्या हाइट होनी चाहिए, क्या होना चाहिए। मटेरियल आपका मानक के अनुसार होना चाहिए, बस। और जब इवेंट शुरू होता है उससे पहले ही जो जज होते हैं वो क्रॉसबार की ऊंचाई को अनाउंस करते हैं। वो कहते हैं कि इतना क्रॉसबार हमने 2 मीटर 3 मीटर सेट किया है, तो जो भी एथलीट चाहे उस क्रॉसबार पर आके जंप कर सकता है। अगर वो ना चाहे तो वो उसको स्किप कर दे। अगर वो ना चाहे तो स्किप करके वो अगली बार अगली ऊंचाई पर जंप कर सकता है, क्लियर। ये कंपलसरी नहीं है कि जो हाइट पर जंप हो रही है कि आप भी उस पर करें। अगर कोई एथलीट चाहता है तो उसको जंप कर दे, उसे पता है कि मैं अगली ये आसानी से कूद जाऊंगा, तो जंप कर वो अगली में भी आ सकता है, उसको स्किप कर सकता है। हर खिलाड़ी को 3 मौके दिए जाते हैं। अगर वो 3 मौके में अपने आप को प्रूफ कर देता है तो ठीक है, तो वो जा सकता है। नहीं तो अगर वो प्रूफ नहीं कर पाता, वो उस हाइट को क्रॉस नहीं कर पाया, तो क्या होगा, वो अगर उस हाइट को क्रॉस नहीं कर पाता है तो फिर उसको डिस्क्वालीफाई मान लिया जाएगा। अगर 3 मौकों में किसी भी मौके में जो हाइट रेफरी ने लगाई है, अंपायर ने लगाई है, वो हाइट क्रॉस कर जाता है, तो फिर वो क्वालिफाई हो गया अगले राउंड के लिए। हर खिलाड़ी का वजन इसमें कंपलसरी है। खिलाड़ी का वजन जो है वो कोच उसको वेरीफाई करता है और स्कोर शीट पर उसके नाम के आगे उस वजन को भी स्पेशली इंडिकेट किया जाता है, लिखा जाता है। अगर खिलाड़ी 3 से ज्यादा है तो उनको 1 मिनट, अगर 3 से कम है तो उन्हें 2 मिनट का समय दिया जाएगा। जबकि लंबी कूद और ऊंची कूद में हम 1.5 मिनट का समय देते थे, इसमें 2 मिनट का समय देंगे।
हाथ या उंगली पर आप टेप नहीं लगा सकते, लेकिन इन द केस अगर आपके चोट लगी है तो आप उसको लगा सकते हैं। क्लियर? खिलाड़ी अपना ही पोल यूज करेगा, अपना ही बांस यूज करेगा, वो किसी और का नहीं कर सकता। लेकिन अगर वो किसी और का यूज करना चाहता है तो उसे सबसे पहले ऑफिशियल से परमिशन लेनी होगी, और परमिशन लेने के बाद वो दूसरे का भी यूज कर सकता है, लेकिन विदाउट परमिशन, वो अपनी मर्जी से यूज नहीं कर सकता। कोच के बॉल्टर, जो बॉल्टर है मतलब कोई कूदने वाला, उसका वजन और पोल की रेटिंग को उसे सत्यापित, उसका जो कोच है वो सत्यापित करता है। अगर खिलाड़ी ने एक बार पोल को रिलीज कर दिया तो फिर उस पोल को दोबारा टच नहीं कर सकता। अगर वो उसको टच करता है तो उसका वो मौका फाउल माना जाएगा। मतलब आपने रनवे पर रन करने के बाद अगर पोल को एक बार आपने रिलीज कर दिया तो आप वापस उसको नहीं छू सकते, ना टच कर सकते। अगर ऐसा करते हैं तो फाउल होगा। लेकिन अगर क्या होता है, अगर पोल टूट जाता है, रिलीज करते समय पोल टूट जाता है तो खिलाड़ी को फाउल नहीं माना जाता। ये माना जाता है ये मौका फाउल नहीं है, खिलाड़ी को दूसरा मौका दिया जाता है। लेकिन अगर पोल फेंकते समय टूट जाता है तो, क्लियर? इसके बाद परिणाम की बात आती है कि अगर परिणाम टाई हो जाता है, मान लिया दो खिलाड़ियों की हाइट मैच कर गई, तो क्या होगा? टाई होने पर क्या करते हैं कि टाई होने पर हम ये देखते हैं कि सबसे कम मौके में किसने इस हाइट को पार किया है। ठीक, तभी अगर टाई होता है तो ये देखते हैं कि सबसे कम मौके लिए किसने। तभी अगर टाई होता है तो फिर हम जंप पास कराते हैं। जंप पास में क्या होता है, हाइट लगा दी जाती है और दोनों को एक एक मौका कंटिन्यू दिया जाता है। दोनों की सहमति से पहले हाइट सेट कर दी जाती है, फिर लगातार एक एक मौका दोनों को दिया जाता है। जो खिलाड़ी उस हाइट को पार कर जाता है वही विनर होता है। अगर हाइट ज्यादा है तो उसको फिर थोड़ा कम करके लाया जाता है, और जो खिलाड़ी बिना टच की हाइट को पार कर देता है विनर, वो खिलाड़ी विनर होता है। ये फोर बॉल का टाई ब्रेक करने का नियम है। आपको पता है कि लंबी कूद और ऊंची कूद और स्प्रिंट कूद में भी टाई ब्रेक करने का नियम सेम है। फाउल क्या है? अगर ये खिलाड़ी द्वारा क्रॉस बार नीचे गिर जाती है, खिलाड़ी मान लिया उसने रिलीज कर दिया स्टार्ट, रिलीज करने के बाद अगर वो लैंडिंग एरिया में है और क्रॉस बार नीचे गिर जाती है तो उसका वो मौका फाउल माना जाएगा। अगर वो लैंडिंग एरिया से बाहर है तब क्रॉस बार गिरती है तो उसका फाउल नहीं माना जाएगा। लेकिन अगर लैंडिंग एरिया में होने के दौरान ही क्रॉस बार गिर जाती है तो फाउल माना जाएगा। वो क्रॉस बार को टच नहीं कर सकता, अगर टच कर देता है तब भी उसको फाउल माना जाएगा। और ना ग्राउंड को भी टच नहीं कर सकता, क्रॉस बार ग्राउंड किसी को भी टच नहीं कर सकता फेंकने के बाद, जब तक वो ग्राउंड पर है तब तक, जब तक कि वो अपना पूरा का पूरा रिलीज नहीं हो जाती, मतलब गिर नहीं जाती। और टच तो वैसे भी नहीं कर सकता, आप क्रॉस बार को आप ग्राउंड को टच नहीं कर सकते, टच करेंगे तो आप फाउल माने जाएंगे। खिलाड़ी अपना निचला हाथ ऊपर ले जाता है, खिलाड़ी अपना नीचे वाला हाथ ऊपर नहीं ले सकता। जब वो जंप कर रहा है तो नीचे वाला हाथ वो ऊपर नहीं ले सकता, अगर वो ऐसा करता है तो वो फाउल माना जाएगा। ना ऊपर वाला हाथ अपना मूव करा सकता है, फ्लोट करा सकता है। अगर ऊपर का हाथ वो फ्लोट कराता है उस समय भी वो कैसा माना जाएगा? फाउल माना जाएगा। इसलिए दोनों हाथों की पोजीशन को उसे सही रखना होगा। ऑफिशियल एक मुख्य जज होता है, मुख्य जज के पास दो फ्लैग होते हैं। अगर कोई खिलाड़ी सही रिलीज करता है, सही उसका ट्रायल होता है तो वो व्हाइट कलर का झंडा उठा देता है कि इसका जो है जंप सही है। अगर जंप फाउल होती है तो वो रेड कलर का फ्लैग ऊपर करते हैं कि जंप फाउल है, मुख्य जज होता है। उसके बाद सफेद और लाल दो झंडे होते हैं। उसके बाद क्या होता है, दो जज और होते हैं जो इधर उधर खड़े रहते हैं, उसको देखते हैं। रिकॉर्डर होता है, रिकॉर्डर क्या करता है, स्कोर शीट मेंटेन करता है। उसके पास एक अनाउंसर होता है, रिकॉर्डर के बाद अनाउंसर क्या करता है, अनाउंस करता है कि उसकी जंप कितनी हुई। और स्कोर बोर्ड, जो स्कोर बोर्ड पर लिखता है, स्कोर बोर्ड का भी जज होता है, वो क्या करता है, वो स्कोर बोर्ड पर जाकर उसको मेंटेन करता है। एक टाइमिंग जज होता है, टाइमिंग का खेल है तो टाइमिंग जज भी होता है जो टाइमिंग को क्या करता है, नोट करता है। और एथलीट जज होते हैं जो रनवे को चेक करते हैं कि खिलाड़ी ने कहीं पर फाउल तो नहीं किया। इतने सारे इसमें ऑफिशियल होते हैं। अच्छा, अब रिकॉर्ड की बात करें तो भारत की तरफ से पोल वॉल्ट में जो रिकॉर्ड है वो सुब्रमणि शिवा का है। इन्होंने 5.30 मीटर 2018 में फेंका है।
इनकी जो जंप है वो 5.30 मीटर है। इनकी सुवरमणि शिवा की 5.30 मीटर 2018 में इनका नेशनल रिकॉर्ड है, इसको भी किसी ने ब्रेक नहीं किया है। और अगर फीमेल में देखें, महिला वर्ग में देखें तो BS सुरेखा है, इनकी 4.15 मीटर है, इन्होंने 2014 न्यू दिल्ली में इसको बनाया था। क्लियर? ये दोनों भारतीय रिकॉर्ड है। इंटरनेशनल वर्ल्ड रिकॉर्ड की बात करें तो ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है मोनागो डुप्लेंटिस, इनका 6.19 मीटर का वर्ल्ड रिकॉर्ड है मेन के लिए। कौन है ये? मोनागो डुप्लेंटिस। और एलेना क्रिस्टीना वेरिवा, ये 5.06 इनका रिकॉर्ड है 2009 में वुमेन के लिए। ये इंटरनेशनल रिकॉर्ड है और ये आपके इंडिया के रिकॉर्ड है। तो आपने हमारा पूरा वीडियो देखा, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, लगातार ये मैं वीडियो बना रहा हूं आपके लिए एंट्री ग्रेड TGT PGT, इसके अलावा जो खिलाड़ी पोल वार्ड की तैयारी करते हैं उनको भी सारी चीजें पता होनी चाहिए, और आप इसके CBSE उनको भी बहुत सारी चीजें पता होनी चाहिए। तो सारे मैंने सब कुछ आपको दे रखा है, लिखवा दिया है। एंट्री ग्रेड TGT PGT DSSP बहुत सारे परीक्षाओं में इनसे क्वेश्चन आते हैं, तो आप पढ़िए, इसको तैयारी करिए। आपको कहीं पर कोई भी चीज समझ में नहीं आती है आप कमेंट करिए, मैं आपका जवाब दूंगा। और हमारा चैनल आप फिजिकल एजुकेशन बार देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप अगली वीडियो देखने के लिए इसे सब्सक्राइब करिए। लेकिन ध्यान रखिएगा, इस वीडियो को देखने से पहले आप जो रूल्स हैं वो लंबी कूद और ऊंची कूद के भी रूल्स पढ़ लीजिएगा। वो सारे रूल सेम है, बस इनकी डायमेंशंस, ग्राउंड, टेक्निक अलग अलग है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।